दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड एक्सीडेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वासुदेव राणेलोनी। आप वरिष्ठ अस्थि शल्य चिकित्सक व नियोजित महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक संगठन के अध्यक्ष भी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहिए कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया है कि जो काफी जो पेशेंट्स जो है, जो जिनको स्टेरॉइड मिला हुआ, ऐसे जो पेशेंट है उनमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस के जो इम्पैक्ट काफी देखने में आ रहे हैं यंगस्टर्स में। इस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कहने का मतलब यह है कि पोस्ट कोविड पीरियड में अवेस्कुलर नेक्रोसिस का जो प्रमाण था वो थोड़ा बढ़ गया है। इसका कारण प्रमुख है कि लोगों को काफ़ी मात्रा में स्टीरॉइड्स नाम की जो दवा है वो दी गई है, क्योंकि दैट इज ए लाइफ सेविंग ड्रग, यानी जिसको अपने को देना ही पड़ता है कि जिसमें ज़रा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन रहा तो। अवेस्कुलर नेक्रोसिस के मुख्य कारण हमारे तरफ जो दिखते हैं उसमें जो है अल्कोहल, स्टीरॉइड यूज एंड सिकल सेल डिसीज, ये अपने प्रमुख कारण है। तो पहले भी स्टीरॉइड देने से अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता ही था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कोविड पीरियड में हर पेशेंट को स्टीरॉइड मिलने से जो ससेप्टिबल पेशेंट थे उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है और काफ़ी मात्रा में स्टीरॉइड लेना पड़ा है उनको, और काफ़ी लंबे समय तक लेना पड़ा। इसके कारण जो रहती ऑस्टियोपोरोसिस भी हुआ है उनको, उनकी जो क्षमता है उनकी वो भी कम हो गई है, और जहाँ भी उसने काम करना चाहिए, जैसे अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड है, जो कूल्हे की जो गोल भाग हड्डी है, उसमें का प्रमाण डेफिनेटली इस पोस्ट कोविड में बढ़ा हुआ है। आप क्या कहोगे कि देखा गया कि जो थ्रोम्बोसिस जो है ब्लड क्लॉटिंग, वो रक्त वाहिनी में सर्कुलेशन न होने की वजह से भी काफी इम्पैक्ट गिर रहा है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? अवेस्कुलर नेक्रोसिस का मुख्य कारण ही है कि जो रक्त प्रवाह जो है वो फीमोरल हेड को कम प्रमाण में मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी जो भी ब्लड सप्लाई जाता है वो आखिरी जो आर्टरी जो रहती है ब्लड सप्लाई की होती है, और वही आर्टरी यदि थ्रोम्बोसिस हो यानी ब्लॉक हो गई तो उतना एरिया नेक्रोसिस हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसको बोन डेथ हो जिसको बोला जाता है। तो इसके कारण जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस का प्रमाण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल्हे के हड्डी में फीमोरल हेड में ही देखा जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई पूरा एंड हो जाता है। दूसरे हड्डियों में क्या रहता है, आजू बाजू से ब्लड सप्लाई आता, इसलिए बोन डेथ होने की संभावना बहुत सी कम होती है। वैसे फीमोरल हेड में बोन डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टीरॉइड से जो रहता है कि फैट एम्बोलिज्म, उसमें बहुत सारी थ्योरीज है कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टीरॉइड से क्यों होता, अल्कोहल से ही क्यों होता, लेकिन मेन कॉज अल्टीमेटली जो है वो किसी से भी हो, उनका शरीर के वो भाग को ब्लड सप्लाई बंद होना और उतना जो एरिया है फीमोरल हेड का उसकी बोन डेथ होना, मृत होना, यही है उसका वजह है। ये भी देखा कि जो काफी यंगस्टर्स है, जो 30 और 35 के एज ग्रुप के जो लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका हुआ है, ऐसे लोगों को भी ये काफी सिम्टम्स पाए गए। तो इसके मुख्य सिम्टम्स क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करूंगा, उस बारे में बताइए। उससे पहले ये जो बीमारी जो होती है अवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये तीनों अल्कोहल रहे, स्टीरॉइड रहे या सिकल से, ये होता ही यंगर एज ग्रुप में। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस उसका 30 से 40 उम्र में पाया जाता है। लेकिन अभी कोरोना के जो 20-22 साल के भी लड़के अपने को वो अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट मिलने लग गए हैं। इसमें पहला प्रथम जो लक्षण होते हैं, पेशेंट को जांघ में और पीछे के साइड में जो हिप जॉइंट रहता है उसमें दर्द होना चालू हो जाता, उसको बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, अकड़न होती है, उसके बाद पालती मार के बैठने में तकलीफ होती है। ऐसे कोई भी लक्षण दिखे जिसको दर्द होना, पालती मार के बैठने में तकलीफ होना और चलते साइन पे थोड़ी देर के बाद उसको जान में तकलीफ होना, ये प्रथम लक्षण है। उसमें बुखार बुखार कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ दर्द और जो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट यानी हालचाल जो होती है वो उस कूल्हे के भाग के कम होना चालू हो जाता है। और वो एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसा दर्द भी बढ़ जाता है और उसको
मूवमेंट्स करने में यानी हलचल करने में भी तकलीफ होने लगती है और ऐसी एक स्टेज आ जाती है कि उसका चलना ही दुभर हो जाता है। और इसका मुख्य प्रॉब्लम्स क्या है कि लोग शुरुआत में उसको दुर्लक्षित करते हैं और उसके बाद जब ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें चलना भी नामुमकिन हो जाता, उस समय में वो डॉक्टर के पास आते हैं, तब तक सारी स्टोरी खत्म हो चुकी थी, बोन डेड हो चुका रहता है और अपने को जो इलाज करने में भी काफी जवान लोगों में तकलीफ जाना चालू हो जाता है। डॉक्टर वासुदेव सर, आप ये भी करते हैं कि ऐसे पेशेंट जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, जो घर में बैठे हैं, जिनकी बैठी जीवन शैली है, जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, हाइपरटेंशन है या अपना अनकंट्रोल शुगर है, लो इम्यूनिटी है, ऐसे लोग जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, तो उनका जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में जो जाना है, और थर्ड और फोर्थ स्टेज में वो पर्टिकुलर लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहोगे? शुरुआत में जैसे भी ये सिम्टम्स आना चालू हुए, उसमें अपन उसका डॉक्टर के पास जाइए, परामर्श करो। अभी कैसा है कि बहुत से डॉक्टर लोग भी इस बीमारी से अनभिज्ञ हैं। जो एक्सपर्ट आर्थोपेडिक सर्जन्स है, जो हस्तशल्य विशारद जो लोग हैं, उन्हीं को ये बीमारी के बारे में जानकारी है। बाकी के लोगों के बारे में जस्ट थोड़ा सा दर्द हुआ, कुछ हुआ, दवाई दे दिया, चल दिया। उसी के कारण भी सब गड़बड़ी होने लगी है। सो जब भी अभी पोस्ट कोविड पीरियड में कोई भी पेशेंट को तकलीफ शुरू हुई, शुरुआत में उन्हें यदि डॉक्टर के पास गया, और वो भी योग्य तज्ञ के पास जाना चाहिए। सभी आर्थोपेडिक सर्जन्स लोगों को ये डायग्नोसिस करने में भी दिक्कत जाती है, क्योंकि पेरी में एक्सरे किसी और कुछ अवेलेबल होता नहीं है। शुरुआती स्टेज में एक्सरे एकदम नॉर्मल निकलता है और ऐसा लगता है कि अपने को बीमारी नहीं है, एक्सरे नॉर्मल है, चल दो। नहीं, आपको सस्पिशियन हुआ है तो आपको एमआरआई भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस डिटेक्ट करना है, तो यदि सिम्टम्स है, आपको तकलीफ है, एक्सरे भी नॉर्मल आता है, वही गड़बड़ हो जाती है। पेशेंट डॉक्टर के पास जरूर जाता है, जब एक्सरे निकालते हैं तो उसको लगता है कि सब सही है। तो पहले सेकंड स्टेज में और जीरो स्टेज में कभी कभी एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ हड्डियों की थोड़ी कमजोरी दिखने लगती है, और अपन सभी बोलते हैं हड्डी की कमजोरी तो सभी के पास रहती है, तो क्या एक्सरे नॉर्मल है, तो इसी में वो थोड़ा दुर्लक्षित हो जाता है। लेकिन किसी भी आदमी ने यदि थोड़ा सा भी सस्पिशियन है, वो कोई भी डॉक्टर का पैथी का रहे, उसने उसको एक्सरे नॉर्मल होने के बावजूद भी एमआरआई करना चाहिए। और एमआरआई में यदि डिटेक्ट होता है तो अर्ली स्टेज कैन बी रिवर्स्ड, वो उसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, उसको नॉर्मल ला सकते हैं। क्योंकि थर्ड स्टेज में भी थोड़ा सा अपन बॉल को बचा सकते हैं, लेकिन चौथे और पांचवें स्टेज में बॉल बचाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट के सिवा कोई पर्याय नहीं रहता। और आज 20 और 25 साल के लड़कों को आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे, जिसकी लाइफ है एवरेज 10 ईयर्स है, तो उसको क्या कितने बार वो ऑपरेशन करते रहेगा। ऐसा है कि मेरा यही परामर्श है कि जो अर्ली स्टेज में आते हैं तो उसको अच्छे से डिटेक्ट करो। एक्सरे नॉर्मल होता है तो भी आपको यदि पता चलता है तो एमआरआई करो, डिटेक्ट करो, और उसके बाद में उसको यदि अपन ने फिजियोथेरेपी अच्छी की है और कुछ अभी अच्छी दवाई भी आ गई है जिससे कि अपन रिवर्स कर सकते हैं। और दूसरा एक अच्छा छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें जो खराब हड्डी है उसको ड्रिलिंग करो या उसको निकाल के नई हड्डी डाल दो। और अभी नए आए हैं प्रयोग हुए हैं इस देश में और बाहर के देश में भी, कि बहुत से कारणों से हड्डी शुरुआत के पीरियड में बचाई तो जा सकती है, लेकिन उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सर, ये भी देखा गया कि जो एवोस्कुलर नेक्रोसिस से जो पीड़ित है, ग्रस्त है, ऐसे जो पेशेंट है उनके मन में एक संदेह होता है कि किस तरह का इम्प्लांट डॉक्टर उस पर ये लगाएंगे या किस तरह की सर्जरी की कॉस्ट होंगी, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये एलोपैथी बना छोड़ के अब कुछ आयुर्वेदिक उसमें चला जाए, ऐसा भी मन में एक संदेह रहता है। तो उस संदेह में आप क्या कहोगे? अवेस्कुलर नेक्रोसिस, मुझे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की क्या दवाई मिलती है और क्या दवाई होता है इलाज, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एलोपैथी के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मेरा ये पहला परामर्श रहेगा कि अर्ली डिटेक्शन, यानी जब शुरुआत है उसी में नहीं तो रोग निदान होना चाहिए। और आप दो तरीके के, सभी को ऑपरेशन ही करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बेड रेस्ट दे दिए, आप एक्सरसाइजेस किए, उसके ऊपर वजन नहीं दिए, और अपन ने कम मात्रा में कुछ दवाई स्टार्ट किए। अभी नया संशोधन हुआ है कि कुछ दवाइयाँ अवेस्कुलर नेक्रोसिस में भी कारगर करती है, तो वो दवाई यदि चालू की है
तो हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है प्रोग्रेसिव वो बंद हो सकती है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में अपन जो बोन जो खराब रहता है वो ड्रिलिंग करते हैं, उसमें नया डालते हैं, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। एक छोटा सा ऑपरेशन है, 1-1.5 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ता और वो पेशेंट अच्छे से चलने लग जाता है 6-7 महीने में, और उस ऑपरेशन का भी 60 to 70% सक्सेस रेट है। स्टेज 3 में भी यदि अपन ने समझो खराब हड्डी निकाल के यदि बोन ग्राफ्टिंग किया, जिसमें भी वेस्कुलर पेडिकल डालते हैं, कभी कभी वेस्कुलराइज नया बोन डाल के वहाँ डालते हैं, उसको भी अच्छा परिणाम मिलते हैं और उसमें भी अपने को 75% तक फायदा होता है। तो यदि समझो स्टेज 3 तक यदि 75 to 85% लोगों को यदि फायदा होता है तो अपना खुद का बॉल बचेगा, तो ये है। और उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, नियर अबाउट जो रहता है कि 50,000 में तो मेरे को लगता है एवरेज सर्जन ने उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो स्टेज 2 और 3 में होना चाहिए। लेकिन स्टेज 4 और स्टेज 5 में वो पेशेंट के सेहत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कौन सा करना है, सीमेंटेड करना है कि नॉन सीमेंटेड करने का है। तो नॉन सीमेंटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट है, अभी हर एक सिटी का अलग अलग है। मेट्रोपॉलिटन में 2.5 लाख रुपए लेते हैं, छोटे से और छोटी सिटी में 2 लाख लेते हैं। हमारे चंद्रपुर जैसे शहर में 1.5 लाख रुपए में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अच्छे से हो जाती है। और यदि सीमेंटेड सर्जरी है तो उसका थोड़ा पैसा कम लगता है, लेकिन वो दैट इज डिसीजन ऑफ द डॉक्टर कि किस तरह का इम्प्लांट यूज करना चाहिए और स्टैंडर्ड इम्प्लांट यूज करना चाहिए। लेकिन अभी मार्केट में ऐसी पोजीशन है कि देयर इज ए कॉम्पिटिशन, तो जो भी है 40,000 का भी गोला डालेंगे, 10,000 का भी गोला डालेंगे, इट इज ए इल्यूजन। आप 20,000 का गोला डालेंगे तो कितने दिन टिकने वाला है, तो और लगेगा कि मैंने 60,000 में ऑपरेशन कर दिया, 70,000 में ऑपरेशन कर दिया, तो ये लाइफ से खेलना हो गया है। अच्छे तरह से जो ड्यूरेबल इम्प्लांट डालना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सर्जरी करना चाहिए ताकि उसको कम से कम 20 साल तो भी वो गोला उसका टिकना चाहिए। तो ये भी बताइए कि इसका एक बार ऑपरेशन हो गया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट है जो चिकित्सक, शल्य चिकित्सक ये भी दावा करते हैं कि यदि ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट चल फिर सकता है सेकंड डे, थर्ड डे। और सेकंड थिंग आपके नजर में पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है उस बारे? जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद पेशेंट सही में चल सकता है, उसमें कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि आपने पूरा उसका जॉइंट गोला भी बदल दिया और उसका जो दूसरा भाग रहता है वो भी बदल दिया, तो चलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो चलना ही एक प्रक्रिया है, आप अच्छा लगेगा, आपको दर्द देगा तो आप दूसरे दिन चलेंगे, वो कोई बड़े वो प्रॉब्लम नहीं है कि 10 दिन